करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन का, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो उसमें हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू P क्रॉस R, वेयर अगर हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा? L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। ये हमने किया था जब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला और डेफिनेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्या था? dl/dt इज इक्वल टू टो, मींस एंगुलर मोमेंटम अपने ही एक्सिस के लोग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कब? जब उस पे हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे। तो dl/dt क्या हो जाएगा? टो के इक्वल। और उसके बाद हमने बोला था अगर टो जीरो है, हमारी टॉर्क जीरो हो जाएगी, तो dl/dt भी क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस I कांस्टेंट। सो हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला था I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। वो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज डिनोटेड बाय mi। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज डिनोटेड बाय mi। सो अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज एन एक्सिस डिफाइंड एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। इसमें हम सम करेंगे, इसमें मासेस का क्या सम करेंगे। डिफरेंट पार्टिकल्स का मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और उसका क्या है? परपेंडिकुलर, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। दैट टर्म इज सेड टू बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मे बी डिफाइंड एज द, so it may be defined as the sum of masses of various particles constituting the body and square of the perpendicular distance from the axis of rotation. That term is said to be moment of inertia. तो इसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बोला है कि उसमें क्या होगा? डिफरेंट पार्टिकल्स का हम मास क्या लेंगे? मास लेंगे डिफरेंट पार्टिकल्स का। और इसमें क्या होगा? डिस्टेंस जितना भी होगा एक्सिस से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस, उसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। सो I इज इक्वल टू क्या हुआ? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I इज इक्वल टू mr square, where I is moment of inertia and m is masses of different particles and r is square of perpendicular distance. So this is the formula I is equal to mr square. अगर हम ले बॉडी हमारी क्या है? फ्रीली रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड। When a body is freely rotating about an axis, it has tendency to keep itself in the same state. अगर बॉडी हमारी मूव कर रही है तो वो अपने आप ही क्या है? अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो वापस अपनी क्या है? ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। दैट टर्म इज सेड टू बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली मूविंग, is freely rotating about an axis, it has tendency to keep
इनर्टनेस, ये इनर्टनेस क्यों हो रही है, ये रीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, चेंजेस क्या है, अपोज हो रहे हैं। अगर अगर ये रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब तक बॉडी फ्रीली रोटेट करेगी, अगर हमारी बॉडी फ्रीली रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो वो क्या है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने क्या बोला, दिस इनर्टनेस, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है, चेंज आता है, इज ड्यू टू अपोज चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स इंस्टेड ऑफ रोटेटरी मोशन। ये एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज ड्यू टू रोटेटरी मोशन फर्स्टली हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या डेफिनेशन पढ़ी। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज सम ऑफ मासेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, कि हम डिफरेंट पार्टिकल्स लेंगे, उस सभी का मासेस का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और उसका डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन देम, दैट टर्म इज सेड टू बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज I is equal to mr square. So next हमने क्या बोला, that when a body is freely rotating about an axis, अगर बॉडी हमारी freely rotate कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो इसमें क्या होगा, वो क्या है, उसकी अपनी टेंडेंसी होगी कि वो वापस अपनी उसी स्टेट में आ जाएगी जिस स्टेट में बॉडी हमारी पहले थी। उसके बाद हमने क्या बोला, ये क्यों हो रहा है कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चेंजेस होते हैं, कुछ वो किसके कारण होते हैं, एक्सटर्नली चेंजेस होते हैं, जब बॉडी रोटेट करती है और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, दैट टर्म इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेटरी मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो उसके बाद हम नेक्स्ट बोलेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। द काइनेटिक एनर्जी है जो बॉडी की, वो सिर्फ मास और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स नॉट ओनली मास, डिपेंड नॉट ओनली on the mass and angular velocity, but also depends upon the वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मास का, उन सभी के मासेस पे डिपेंड करती है, अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ particles of masses. तो इसमें हमने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मास और एंगुलर वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है कि मास कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जब वो एक्सिस क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये था हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम इसको एक्सप्रेशन करेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें हम लेंगे, कंसीडर करेंगे मास m है, डिफरेंट पार्टिकल्स का मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, और उसमें हमने ले लिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर मासेस सबका डिफरेंट है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो हम एक्सप्रेशन करेंगे अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो नाउ एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, उसमें हम कंसीडर करेंगे मास और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें, और उसके बाद हम बोलेंगे कि उसमें डिस्टेंस कितना है, डिफरेंट मासेस का डिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया, I is equal to mr square, where I is movement of inertia, m is mass of particle and r is the distance between them. तो ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें हमने बोला
बॉडी फ्रीली रोटेट करेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, बॉडी फ्रीली रोटेट करेगी और उसका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है और वापस वो क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन देम। उसके बाद हमने बोला काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उसके मास और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है मासेस का, उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी हमारी वेरी करेगी। सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज expression for movement of inertia as तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ मास, कंसीडर करेंगे अ रिजिड बॉडी हैविंग मास m and having n number of particles revolving around at any axis। तो इसमें हम x और y एक्सिस लेंगे, इसका डिस्टेंस हमने लिया r2 और ये कितना है मास, इसमें लेंगे m2। नेक्स्ट का मास m1 और डिस्टेंस कितना है r1। नेक्स्ट लेंगे मास m3 और डिस्टेंस भी कितना है r3 और ये हमारी क्या होगी, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर किया हमने एक रिजिड बॉडी है, अ रिजिड बॉडी having mass m, having mass m and n be the number of particles and n be the number of particles इसमें हमने क्या कंसीडर किया कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और क्या है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी एक्सिस के अराउंड, रिवॉल्विंग अबाउट एनी एक्सिस, रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस xy, रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस xy, रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी एक्सिस के अराउंड xy के। उसके बाद हमने क्या किया, लेट m1 m2 m3 अप टू mn तक हम क्या करेंगे, एक मासेस लेंगे, लेट m1 m2 अप टू mn be the masses of particle, be the masses of particle and r1 r2 rn be the r1 r2 rn be the perpendicular distance between the, perpendicular distance between the, ये क्या है इसके बीच में, perpendicular distance है between the axis of rotation। so movement of inertia क्या होगा, movement of inertia about, movement of inertia about x axis, तो movement of inertia particle mass m का क्या होगा, the movement of inertia, the movement of inertia of masses m1, of masses m1 along x axis is, along xy axis is, तो कितना होगा, movement of inertia is equal to m1 r1 square। हमने बोला था स्टार्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स लेंगे, उन सभी के बीच में मास डिफरेंट होगा और उसके बीच स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लेंगे द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम किसका मास लेंगे, मास m2 ऑफ मास m2 along xy axis is I1 है, ये क्या हो गया, I2 that is equal to m2 r2 square। नेक्स्ट हम किसका लेंगे, द
the moment of inertia of mass m3 along xy axis is I3, which is equal to m3 r3 square. तो in a moment of inertia whole body का क्या हो जाएगा? The moment of inertia of the whole body is equal to, so the moment of inertia of whole body is equal to inertia of whole body is equal to, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I is equal to, इसको हम लिख सकते हैं समीशन I is equal to 1 to n which is equal to mi का स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा? समीशन के साथ mi स्क्वायर. I वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक. हमने इसमें क्या किया? फर्स्टली हमने कहा कि कंसीडर कर ली हमने एक रिजिड बॉडी जिसका मास हमने ले लिया m और n उसमें क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. उसके बाद हमने लेट किया कि m1 m2 टू n तक क्या है? मासेस है, पार्टिकल्स के मास है. और नेक्स्ट हमने बोला कि r1 r2 टू rn क्या है? उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट हमने क्या बोला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ले मास m1 का अलोंग xy एक्सिस तो कितना होगा? I1 is equal to m1 r1 स्क्वायर. अगर हम I2 की बात करें तो m2 r2 स्क्वायर. ऐसे I3 is equal to m3 r3 स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम पूरी बॉडी का लेते हैं तो वो कितना होगा? I is equal to summation I is equal to 1 to n summation I is equal to 1 to n mi ri स्क्वायर. कितना हुआ? mi ri स्क्वायर. तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे? अगर हम ले मास ऑफ पार्टिकल अगर हम ले m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इफ m be the mass of particle then moment of inertia will be, if the mass of particle be m, if the mass of the particle be m, mass of the particle be m, अगर मास पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा. तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर. तो पूरी मासेस का हमने जितने भी पार्टिकल्स है उसका मास क्या ले लिया? उसका मास हमने ले लिया m which is equal to I is equal to mr स्क्वायर. इसको हम कैपिटल R भी लिख सकते हैं. सो I is equal to mr स्क्वायर. तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक और एक्सप्रेशन हमने ये किया I is equal to mr स्क्वायर. सो नेक्स्ट अगर हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो क्या होगी? फिजिकल सिग्निफिकेंस रोटेशनल मोशन में और लीनियर मोशन में क्या होगी? सेम होगी. सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी? सेम होगी इन रोटेटरी मोशन एज वेल एज इन लीनियर मोशन. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस. इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी? सेम होगी in rotatory motion as well as in linear motion. In rotatory motion as well as in linear motion. In linear motion तो वो क्या होगी? वो हम डिस्कस करते हैं. हमें पता है फर्स्ट पॉइंट that F is equal to ma, तो वो क्या रहेगी? रोटेटरी मोशन में भी सेम रहेगी और लीनियर मोशन में भी सेम रहेगी. और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो वो भी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. नेक्स्ट हम करेंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा. L इज इक्वल टू आई ओमेगा. L इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो ये सारा हमारा क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस सभी की क्या रहेगी? सेम रहेगी. सो नेक्स्ट इसमें टो की वैल्यू क्या होती है? एंड टो इज I अल्फा. And the value of torque is I
इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या बोला कि इसमें हमारा मासेस सभी डिफरेंट पार्टिकल्स के मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और हमने क्या बोला, हमने कंसीडर कर लिया एक रिजिड बॉडी जिसका मास m है और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और नेक्स्ट हमने क्या बोला, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन की या लीनियर मोशन की। F इज इक्वल टू m में फोर्स हमें पता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। And P is equal to mv, linear momentum is equal to mass into velocity, and I is equal to L is equal to I omega, tau is equal to I alpha। ये था हमारा टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट हम करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन which is denoted by K। नेक्स्ट we will do रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन which is denoted by K। इसको किससे डिनोट करते हैं, K से, इसका सिंबल है K। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें क्या है, डिस्टेंस कितना है, तो एक्सिस से रोटेशन का डिस्टेंस कितना है, where the whole mass of the body is supposed to be concentrated so that moment of inertia about an axis remains same। So it may be defined as a distance point from the axis of rotation, it may be defined as the distance between, distance from the axis of rotation, distance from the axis of rotation where the whole mass of the body, where the whole mass of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated, of the body is supposed to be concentrated, to be concentrated so that moment of inertia about an axis remains same, so that moment of inertia about an axis remains same, about an axis remains same। तो इसमें हमने क्या बोला कि जितना डिस्टेंस होगा एक्सिस से रोटेशन तक वो पूरा ही मास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि उसमें क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या रहे, सेम रहे। और रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय K, इट इज डिनोटेड बाय K। सो अभी हमने निकाला I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, अगर हम ले मास, बॉडी का मास m है और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, K इज इक्वल टू, इफ मास ऑफ द बॉडी इज m, if mass of the body is m, the moment of inertia is I, the moment of inertia is I, and the radius of gyration is, and the radius of gyration K is, तो रेडियस ऑफ गायरेशन K कितनी होगी, I इज इक्वल टू m k स्क्वायर। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने डिस्कस किया, डिफरेंट पार्टिकल्स का लेंगे तो किसके इक्वल होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद अगर हम ले कि सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, सेम है, हम मास m ले लेते हैं, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, I इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर अप टू m rn स्क्वायर। उसके बाद
मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये है हमारा यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ गायरेशन। आपकी यूनिट 4 यहाँ क्या होती है? कंप्लीट होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन से यूनिट 4 क्या होगी? आपकी कंप्लीट